हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में आपका स्वागत है। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो पाई है क्योंकि मैं आप सबके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा रहा था इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड हो पाई है। और साथ ही एक सूचना कि आप सब लोग टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि जो भी मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाए हैं ये सारे टॉपिक की मैंने पीडीएफ जो नोट है सीटेट के सारे नोट्स मैंने उस चैनल पे प्रोवाइड करा रखे हैं पीडीएफ में। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही मैं आपके दो टॉपिक क्लियर करा दूंगा, अभिवृद्धि विकास और एनसीएफ 2005। बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, ठीक है। और इसी के बाद ही मैं आपको मैं एक क्वेश्चन पेपर सीरीज चलाऊंगा ताकि जो बच्चे मेरी सारी वीडियो देख चुके हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना चुके हैं तो वो रिवीजन कर सकें उसका। कि उसमें क्या करेंगे हम, उसमें सीडीपी के 30-30 क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2016 के, 17 के, 18 के। और जो भी सीबीटी पेपर हुए हैं सीटेट के उनके भी हम क्वेश्चन लेंगे। और एग्जाम्पलर पेपर के क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए इसमें, जो प्रीवियस एग्जाम्पलर पेपर था सीटेट की साइड पे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, फटाफट से क्लियर करते हैं और फिर मैं आपकी इसकी भी पीडीएफ आपको देता हूँ। फिर अपन क्या करेंगे इसके बाद ईवीएस भी करेंगे और आपकी मैथ भी करेंगे। और बाकी सारा फोकस हम करेंगे रिवीजन पे जो हमारा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, चलो टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो लेट अपलोड हुई है इसलिए सबको, मेरे सारे स्टूडेंट को सॉरी, ठीक है। तो मैं नोट्स बना भी रहा हूँ और आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिले हो रहा है, मगर मैं रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने गैप इसलिए भी दिया था कि जो बच्चे सब्सक्राइब कर रखे थे वो उसके नोट्स पीडीएफ बना ले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि विकास या वृद्धि एवं विकास, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो विकास और अभिवृद्धि से रिलेटेड आते हैं। और इसको डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि ये एक टॉपिक है जिससे हमारे हमारी जो भी अवस्थाएं होती हैं, हमारी शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ये सारी अवस्थाएं होती हैं, सब इसी के अंदर आती है। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा नहीं। जितना सीटेट में आएगा उतना ही जाएंगे बस, और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये भी जिन बच्चों के पास मेरा सीटेट का सिलेबस नहीं है वो मैंने पहली वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने सीटेट का सिलेबस पूरा डिस्कशन करा है जितना आना चाहिए सीटेट में, और टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है। पहले बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, अभिवृद्धि या वृद्धि के बारे में। हमारे शरीर, पौधे, वस्तु की संरचना या आकार बढ़ता है या फिर किसी भी तरह का परिवर्तन आता है ना, तो वह अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हमारा शरीर, जो भी हमारे बॉडी में संरचना या शेप, जो भी हमारे परिवर्तन आएगा ना, जो भी हमारी बॉडी में जो हमें दिखेगा परिवर्तन, जो भी आएगा, ठीक है, दिखने वाला, ठीक है, स्ट्रक्चर जो बदलेगा हमारी बॉडी का, वो सब अभिवृद्धि में आएगा। पहला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, शरीर, पौधे, वस्तु में भार में परिवर्तन, उसकी ऊंचाई, हाइट में परिवर्तन, साथ ही व्यक्ति में जो भी प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आएगा ना वो भी अभिवृद्धि में कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति में उसकी हाइट बदल रही है, जो भी हमें दिख रही है, एक कॉन्सेप्ट लेकर, सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो भी चीजें हमें दिख पा रही है ना, ठीक है, जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी संरचना बदल रही है, उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल रही है, वो सब हमारी अभिवृद्धि में आएगी। ओके, क्लियर। मैं साथ का रिवीजन भी करा रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। मात्रात्मक वो होती है जिसे हम माप सकते हैं, कॉमन सी बात है, ठीक है। पेपर में ये सवाल रिवीजन हुआ है, कई बार रिवाइज हुआ है पेपर में, ठीक है। हर बार आता है कि जो अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, ये बात हमेशा याद रखना कि वो अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। हाइट, वेट में कितना परिवर्तन आया है ये इसको भी माप सकते हैं। क्योंकि कहने का मतलब यह है, अगर हम मात्रात्मक की बात करें तो हम बोलेंगे कि राम वजन में 5 किलो शाम से ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा मात्रात्मक। अब हम इसमें बोलेंगे कि राम शाम से समझदार है, तो हम इस चीज को माप नहीं सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए। अब जिस चीज को माप नहीं सकते और जो भावनात्मक परिवर्तन होता है वो सब हमारा किस में आता है, डेवलपमेंट में, तो वो आगे करेंगे, मगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ओके। जैसे व्यक्ति की हाइट एक समय बाद रुक जाती है, ठीक है, एक समय बाद चीजों का बदल रुक जाता है या थम जाता है। कहने का मतलब है अभिवृद्धि है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, और यह एक वक्त के बाद रुक जाती है।
अब कहने वाला क्वेश्चन में आएगा कि अभिवृद्धि एक वक्त के बाद रुक जाती है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम बोलेंगे नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक वक्त के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि का स्वरूप एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है, ठीक है, जो हमें देख सकें। हम किसी व्यक्ति को होने वाले परिवर्तन को देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में परिवर्तन आज कल में हो रहा है। ओके, कहने का मतलब यह है कि जो भी सारे परिवर्तन हम आंखों देखे देख सकते हैं, बाहरी जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे हमारे अभिवृद्धि में आते हैं। और ग्रोथ ऑफ सेल कैसे होती है? अभिवृद्धि हमारे सेल जो होते हैं हमारी कोशिकाओं से शुरू होता है, कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, जैसे लिवर हो गया, हार्ट हो गया, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर? कोई भी डाउट होगा आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे इसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। कोई भी टॉपिक में, जो भी मैंने अभी 9-10 वीडियो डाली है, 9 वीडियो डाली है मैंने शायद, उसमें किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको क्लियर कर लूँगा आप लोगों के लिए। बाकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप रिविज़न करो अच्छे से। शायद चैनल पे अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा। मेरा पहला मकसद है आपका रिवीजन कराना, मुझे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको साथ डिस्कशन करने हैं, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा अपने। सॉरी, किसी भी व्यक्ति में उसकी शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार का भार, कद, ऊंचाई में परिवर्तन दिखाई देता है तो यह अभिवृद्धि कहलाती है। मैंने बहुत डिटेल में करा इस टॉपिक को ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। यह माप का विषय है, ये बात याद रखना कि अभिवृद्धि माप का विषय है, ठीक है। अभिवृद्धि, ठीक है, मैच्योराइजेशन के बाद रुक जाती है, ये बात भी याद रखना कि अभिवृद्धि कब रुक जाती है, जब कोई बालक परिपक्व हो जाता है, कोई लड़का परिपक्व मतलब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। ये पॉइंट प्लीज याद रखना, ठीक है। आप सभी उसको पॉइंट को याद कर लो। अब चलते हैं विकास की तरफ। विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पक्षों में परिपक्वता आती है तो वह विकास कहलाता है। ओके, कहने का मतलब है पहले जो हमारी हो रही थी वो शारीरिक संरचना हो रही थी, किसमें? अभिवृद्धि में। जब इसमें मानसिक भी आ गया और भावनात्मक भी आ गया, ओके, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता लग गया कि हमें जो मात्रा, वो मानसिक और भावनात्मक पक्ष भी इसमें ऐड होगा, किसमें? अभिवृद्धि में। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है विकास और अभिवृद्धि के बिना संभव नहीं है, क्योंकि विकास के अंदर ही अभिवृद्धि है। ओके, क्लियर हो गया ना? ये मैंने आगे लिखा रखा ताकि पेपर में सवाल आता है क्या विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है, तो हाँ, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि इंक्लूड है, ठीक है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है, दोनों पक्ष शामिल होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है, क्योंकि इसे मात्रात्मक भी कर सकते हैं और इसे गुणात्मक भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों है, इसको हम माप भी सकते हैं, ठीक है, साथ ही इसमें व्यवहार, गुणात्मक को परिवर्तन भी हो सकता है या होता है। ओके, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरी लाइफ में जन्म से मृत्यु तक चलती है, जबकि अभिवृद्धि क्या थी? मैचुरेशन के बाद रुक जाती है और वो एक वक्त के बाद थम जाती है, जैसे हाइट हो गया, वजन हो गया, वगैरह वगैरह एक्सरसाइज। विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सबको पता है, जिन लोगों ने ये टॉपिक किसी और चैनल से पढ़ लिया या किसी बुक से पढ़ रखा तो वो रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मेरे नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, देख ही रहे हो, आप रिवीजन करोगे तो आपको पता ही लगता रहेगा, ठीक है। विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। ओके, विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है, ये भी मैंने दोनों क्लियर करा दिया आपको। विकास मूल्यांकन का विषय है। ओके, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में विकास का क्रमबद्ध व्यक्ति के अनुसार ही होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें जो विकास हो रहा है, अगर राम और श्याम दो बच्चे हैं, तो अगर राम का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, वो शारीरिक भी बहुत अच्छा है, मानसिक भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और जबकि श्याम है ना मानसिक है ना शारीरिक, तो कहने का मतलब ये है, मगर उन दोनों में जो विकास का क्रम है वो अलग अलग है, परंतु मगर क्रमबद्ध तरीके से होगा, जैसे कि पहले वो बच्चा बनेगा, फिर बाल अवस्था में आएगा, फिर किशोर अवस्था में आएगा। ओके, इस तरीके से विकास कई तरीके से होता है। ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। शारीरिक विकास, जब, ठीक है, दूसरा सामाजिक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। ये बहुत जेन्युइन है, इनके बारे में क्या डिस्कस करें, क्योंकि पेपर में आता नहीं है। बस ये आपको ये मैंने याद दिलाया कि विकास कितने प्रकार के होते हैं। जब शारीरिक विकास होता है, मतलब जब शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन आता है
तो शारीरिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास होता है जब सोशलाइजेशन होता है बच्चे का और समाज के संपर्क में आता है तो उसे सामाजिक विकास होता है। भाषा विकास होता है जब उसका अपने भाषा या शब्दों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है तो उसे भाषा विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है जब वो पूर्ण रूप से संज्ञान करने लगता है बच्चा किसी भी वस्तु को लेके, किसी भी अपने पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, ठीक है। इमोशनल होता है जब वो भावनात्मक हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेके। और नैतिक विकास होता है जब उसमें मॉरल डेवलपमेंट होता है किसी भी मतलब पर्यावरण को लेके, किसी भी चीज़ को भी लेके। ओके, अब ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है। ठीक है, मोटर स्किल क्या होती है? सॉरी, जब हम में शारीरिक विकास हो रहा होता है तो कुछ मोटर स्किल भी होती हैं, उनका भी विकास देखा जा सकता है, ठीक है। मोटर स्किल दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी फाइन मोटर स्किल, ठीक है। दूसरी हमारी होती है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, सब क्लियर करवाऊंगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा टॉपिक जल्दी से क्लियर करवा के मैं क्वेश्चन पेपर सीरीज लाना चाहता हूँ और उसमें देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं उसमें पूरी तरीके से आपको एफर्ट लगाऊंगा। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? फाइन मोटर स्किल होती हैं ये फाइन मोटर स्किल ये होती हैं जब हमारी छोटी मांसपेशियां पकड़ बनाती हैं। कहने का मतलब है ऐसे कुछ कौशल जो बच्चे को बारीक चीज़ों में अपने कौशल को बढ़ाने में मदद करते हैं, छोटी मांसपेशियों में पकड़ बनाने में। जैसे हो गया हमारा राइटिंग और कलरिंग और कटिंग। इन दोनों में जो है ना फाइन मोटर स्किल ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि राइटिंग करेगा तो वो अपनी छोटी सी उंगली को पकड़ेगा, ठीक है, पेन पकड़ के लिखेगा। कलरिंग करेगा तो बारीकी से कलर करेगा, ठीक है। ओके, जैसे बच्चे द्वारा पेन पकड़कर लिखना और छोटी टिश्यू पर मांसपेशियों का इस्तेमाल। ओके, फिर आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का पकड़ बनाती है, बड़ी चीज़ों के कौशल में पकड़ बनाई जाती है। जैसे हो गया हमारा वॉकिंग करना, स्विमिंग करना और रनिंग करना और जंपिंग करना। ओके, ठीक है। यहाँ मैंने एक थोड़ा सा टेबल बनाया ताकि राइट डाउन करने में आपको आसानी हो। फाइन मोटर स्किल ये रही, ठीक है। फाइन मोटर स्किल जिसमें छोटी मांसपेशियाँ, इसमें हमारा आ गया राइटिंग, कलरिंग और कटिंग। और ग्रॉस मोटर स्किल में आ गया हमारा वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड रनिंग। ओके, विकास के सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकास के सिद्धांत से भी जो भी सीबीटी पेपर हुआ है उस सीटेट का, उसमें भी क्वेश्चन आए विकास के सिद्धांत से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत, यह गर्भ से कब्र तक चलता है। कहने का मतलब है जब हमारा विकास होता है ना तो विकास निरंतरता का सिद्धांत है। पहले हम अपने घर में होते हैं माता के, और जब तक हम कब्र में जाते हैं ना, मर जाते हैं, जन्म से मरने तक हमारा विकास प्रक्रिया चलती रहती है, बंद नहीं होती। ओके, जब हम माँ के घर में होते हैं तब से जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है हमारा विकास। ओके, क्लियर। विकास का क्रमिक पैटर्न, ठीक है। कहने का मतलब मस्क का दोमुखी होता है जब सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है, जिसे कहते हैं सेफ्लेडिकल, ठीक है। ओके, कहने का मतलब यह है कि मस्क का दोमुखी होता है हमारा जब हमारा विकास जो होता है हमारा सिर से पैर की ओर होता है, क्योंकि पहले हमारा सिर का विकास होता है, फिर हमारा पैरों का विकास होता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा होता है हमारा दुर्भिमुखी, ठीक है। दुर्भिमुख कहते हैं इसे, दुर्भिमुख भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं इसे कहते हैं दुर्भिमुख, जिसमें क्या होता है केंद्र से किनारों की ओर किया जाता है विकास। कहने का मतलब है पहले हमारे रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर किनारों की ओर जाता है। ओके, मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ उसको, मस्का दोमुखी को। कहने का मतलब यह है, मस्का दोमुखी का भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि पहले अगर ये कोई बच्चा है तो पहले इसका सिर का विकास होगा, इसका विकास होगा, ये इसकी आंखें हो गई, पहले इसका सिर का विकास होगा, फिर बाकी पैर की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, जबकि दुर्भिमुख का बताना चाहता है कि अगर वो उसकी रीढ़ की हड्डी है तो पहले क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा और फिर किनारों की तरफ जाएगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये टॉपिक कितना हेल्पफुल लगा। बाकी टेलीग्राम पे तो आप मुझे ज्वाइन कर ही लोगे, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना वीडियो को, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले मुझे आप सबके लिए। थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। पहले हम
सामान्य चीजें समझ पाते हैं, उसके बाद में विशिष्ट चीजों में पकड़ बनाते हैं। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा विकास होगा ना, तो सबसे पहले हम सामान्य चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। ओके। जैसे सपोज मानते कि अगर कोई बच्चे को चम्मच पकड़ना है, तो वो डायरेक्ट चम्मच नहीं पकड़ेगा, पहले अपनी मांसपेशियां हिलाएगा, फाइन मोटर स्किल वाली, मतलब अपना हाथ की उंगलियां हिलाएगा, उसके बाद उसको चीज को पकड़ेगा। ओके। पहले कहने का मतलब सामान्य चीजों को समझ पाएगा, उसके बाद विशिष्ट चीजों पे पकड़ बनाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। हर बच्चे में कोई ना कोई बच्चा स्पेशल बात, एक मतलब किसी भी बच्चे में स्पेशल बात होती है किसी न किसी में, और किसी ना किसी चीज में भी कमी होती है। ओके। आंतरिक संबंध विकास का सिद्धांत। इंटर रिलेटेड विकास, यह जो भी विकास होते हैं हमारे फिजिकल, सोशल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, ये एक दूसरे के साथ संबंध भी हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये जो भी सारे विकास हैं ये एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे सपोज मानते हैं अगर कोई बच्चा फिजिकली है, ठीक है, फिजिकली डेवलपमेंट है, अगर उसका कोई बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके फिजिकल की वजह से उसके सोशल, उसके दिमाग पर भी फर्क पड़ेगा, और दिमाग पे फर्क पड़ेगा तो लैंग्वेज में भी फर्क पड़ सकता है, और उसके सोचने और इमोशनल और मोरल पे भी फर्क पड़ सकता है। ओके। ठीक है। वर्तुलाकार या चक्र का विकास का सिद्धांत। जो विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। कहने का मतलब यह है विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है। विकास में उतार चढ़ाव भी चलते रहते हैं। ये बात, ये टॉपिक क्लियर, ये याद रखना पॉइंट कि लंबवत नहीं होता, मतलब सीधी रेखा में नहीं होता, एक वर्तुलाकार में होता है। ओके। अब आ जाते हैं मेन पे। ये अवस्थाएं की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आता है प्रसूति अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। जब बच्चा माँ के घर में 9 महीने का समय व्यतीत करता है, उस समय बच्चे के अंदर जिस भी तरह का विकास देखा जा सकता है हमारा प्रसूति अवस्था के अंदर रखा जाता है। कहने का मतलब यह है प्रसूति अवस्था वो अवस्था होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, 9 महीने रहता है, जो वो अवस्थाएं, जो भी सारा विकास होता है वो हमारा प्रसूति अवस्था में आता है। यह अवस्था सभी में समान देखी जाती है। ओके। दूसरा हमारा आता है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। इसमें सेंसेस आर टीचर, मतलब बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। अगर आपने जिन प्याजे को मेरा टॉपिक देखा होगा तो उसमें भी थोड़ा कुछ इससे मिलता जुलता है। जैसे सेंसेस हमारे हो गए आँख, कान, नाक इत्यादि चीजों से वह अपने आसपास की चीजों के साथ घुलता मिलता है। ओके। इसमें बच्चा दूसरों को इमिटेट, मतलब नकल करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है। सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं? अगर पेपर में आएगा सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, तो हमारी शैशवावस्था है। बच्चे का शारीरिक विकास इस अवस्था में बहुत तीव्रता से होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बच्चे का किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है, तो हमारी शैशवावस्था है। और सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, जबकि सीखने का आदर्श काल सब किशोर अवस्था कर जाते हैं। ओके। आगे चलते हैं। अब हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की होती है। जिसमें इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। पहली होती है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी होती है लेटर चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, सॉरी लिखा नहीं यहाँ पे, आप कर लेना। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, आप कर लेना। ठीक है। जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट होते हैं, सीबीटी में भी आए हैं कि ठीक है खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो सबको पता है खिलौने की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। मगर उसमें बाल्यावस्था नहीं होता, उसमें होता उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ऐसे होता। तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी ये पूछ लेता है उत्तर बाल्यावस्था की क्या आयु है। ठीक है। तो पहले कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था की आयु कितनी है। उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं हम 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं सॉरी 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। स्कूल जाने से पहले की अवस्था किसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है। सेल्फ सेंटर, बच्चा अपने बारे में अधिक सोचता है और अपनी चीजों के साथ शेयर नहीं करता, अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता। खिलौने की आयु की अवस्था कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। ओके। हमने क्या क्या टॉपिक क्लियर करा इसमें?
उत्तर बाल्यावस्था में सबसे पहली बात ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। किसी किसी में 3 से 6 वर्ष की अवस्था दे रखा है। पेपर में याद रखना, अगर पेपर में 3 से 6 दे रखा है तो 3 से 6 करना, अगर 2 से 6 कर रखा तो 2 से 6 करना, क्योंकि कुछ बुकों में आपका 2 से 6 दे रखा है और किसमें 3 से 6। ओके ओके। और स्कूल जाने से पहले की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। बच्चा अहम केंद्रवाद मतलब खुद के बारे में कब ज़्यादा सोचता है, उत्तर बाल्यावस्था में। और खिलौने की आयु या खिलौने की आयु टॉय एज क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था। ओके, अब हम आते हैं किस पे, पूर्व बाल्यावस्था पे, लेटर चाइल्डहुड पे। 7 से 11 से 12 वर्ष की अवस्था को लेटर चाइल्डहुड में कहलाती है। इसमें क्या करता है, ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, ठीक है, तर्क करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, ठीक है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ये कैसा हुआ, ये सारे चीज़ें करने लगता है, ठीक है। ट्रबल सम एज, क्योंकि इस अवस्था के बाद बच्चे में किशोर अवस्था शुरू होने वाली होती है। ओके, इसलिए ट्रबल रहता है सम एज को लेके। ओके, लड़कियां जैसे मतलब किन चीज़ों को लेके, जैसे लड़कियां ऐसे क्यों होती हैं, लड़के ऐसे क्यों होते हैं, और उनके माइंड में सवाल चलते रहते हैं कि हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लड़कियों में ये क्यों हो रहा है, लड़कियां क्यों शारीरिक कैसे हो रही हैं। बाकी एक्सरसाइज जो बातें होती हैं हमारी किशोर अवस्था में जब एंट्री होने लग जाती है हमारी 7 से 12 वर्ष के अंदर, उसके बाद तो हमारे चेंजेस आने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रबलसम एज। तो उसमें लड़की और लड़कों के बीच शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा किशोर अवस्था, जो भी महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक है किशोर अवस्था। यह 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड, बच्चे के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कठिन काल किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोर अवस्था। खेल की अवस्था किसे कहा जाता है, उत्तर बाल अवस्था। खिलौने की आयु उत्तर बाल अवस्था। और सीखने का सबसे तीव्र काल शैशवावस्था। ओके, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस, जब बॉय और गर्ल की बॉडी में फिजिकल चेंज आने लग जाते हैं जो शुरुआत में हमें समझ नहीं आते। ओके, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बच्चे जल्दी कहीं घुलते मिलते नहीं है इस समय। कहने का मतलब यह है कि जो किशोर अवस्था में होती है तो इसमें बच्चे क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो किशोर हो चुका है, अब उसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। या मैंने नोट कर रखा है, नोट विकास के व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने के लिए वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रियाओं पर भी विचार करना चाहिए। ये मैंने कोई नोट कर रखा आपके लिए, किसी क्वेश्चन में होगा, ठीक है। व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। पहला, विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। अविराम मतलब निरंतर चलती रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। विकास की गति एवं दिशा में परिमार्जन संभव होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास रेखा की गति एवं स्थिर दर से होकर चक्रीय कार ढंग से होता है। सही बात है, विकास क्या रेखा की गति से नहीं होता, रेखा की गति से होते होते चक्रीय गति से होता है। विकास अधोगति रूप से अर्थात सिर से पैरों की ओर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको विकास का पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया, विकास, अभिवृद्धि और विकास का। इसे मैंने आपकी सारी अवस्थाएं ले ली, ठीक है, और मैंने पूरा आपको टॉपिक क्लियर करा दिया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। बाकी आपको PDF तो इसकी आपको चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।